व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे आप जाकर के उस वीडियो को देख लो। और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो सेकंड वीडियो है आज का वीडियो, हमने इसमें केवल दो टॉपिक्स कवर करा है। पूरा का पूरा दो टॉपिक्स पे ही आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। एक टॉपिक है करेंसी एप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी डेप्रिसिएशन, और नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो पूरा का पूरा हम लोग दो टॉपिक पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन। अब देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी भी चीजों का जब वैल्यू घटता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और एप्रिसिएशन जब किसी भी चीजों का वैल्यू बढ़ता है तो उसको हम लोग एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आज हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। की करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, करेंसी का वैल्यू घटेगा, तो बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले करेंसी डेप्रिसिएशन। अब हम लोग मीनिंग के बेसिस पर अगर दोनों में डिफरेंस करें तो इट रेफर्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी जब हमारे खुद के डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे एग्जांपल से आप इसको समझो कि करेंसी का वैल्यू कैसे घटता है। चेंज फ्रॉम $1 इज इक्वल टू 65 टू $1 इज इक्वल टू 75। यानी कि अगर हमारा $1 का वैल्यू 65 से चेंज होकर के $1 का वैल्यू 75 हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे करेंसीज की वैल्यू, हमारे रुपीज की वैल्यू घट रही है। अब देखो, यहाँ पे पहले $1 के इक्वल टू 65 रुपीज पे करना पड़ता था। यानी अगर हम लोग को $1 खरीदना है तो उसके लिए हमको 65 रुपीज देना पड़ता था, 65 रुपीज देना पड़ता था। बट आज के डेट में अगर मैं $1 खरीदना चाहूं तो मुझे 75 रुपीज देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे 65 की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। मुझे 65 के बदले 75 देना पड़ रहा है। यानी मेरे खुद के करेंसी की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। यानी पहले मुझे $1 खरीदने के लिए 65 रुपीज में मुझे $1 मिल जाता था, बट आज के डेट में वो डॉलर 65 में नहीं मिलेगा, क्योंकि 65 की वैल्यू घट चुकी है। आज मुझे उसी डॉलर के लिए 75 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो जब $1 का वैल्यू 65 से चेंज होकर के 75 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा खुद का डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कि अगर कोई भी अदर कंट्री पहले कोई भी गुड्स खरीदता था, कोई भी गुड्स हमारे यहाँ खरीदता था, तो उसको $1 में 65 गुड्स मिल जाते थे। सपोज कि वो पेन खरीद रहा है तो $1 में पहले उसको 65 रुपीज मिल जाते, 65 पेन मिल जाते थे। बट आज उसी $1 में उसको 75 पेन मिलते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या लीड्स करता है? लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। ये कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बाहर वाले कंट्री को पहले $1 में हमारा 65 पेन उनको मिल जाता था, और आज $1 में उनको 75 पेन मिल जाता है। यानी उसी $1 में उनको ज्यादा गुड्स मिल रहा है, तो वो हमसे ज्यादा गुड्स खरीदेंगे, यानी हमारा खुद का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। उसके बाद करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन फॉर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कि जब हमारे खुद के डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखो, चेंज फ्रॉम $1 इज इक्वल टू 75 टू $1 इज इक्वल टू 65। यानी जब $1 इज इक्वल टू 75 से चेंज होकर के $1 इज इक्वल टू 65 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले $1 के लिए मुझे 75 रुपीज देना पड़ता था, बट आज उसी $1 के लिए मुझे केवल 65 ही पे करना है। यानी उस 75 में मुझे $1 से ज्यादा डॉलर मिल जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग डॉलर मिल जाएगा। तो सेम पैसे में मुझे ज्यादा डॉलर मिल जा रहा है। यानी हमारे रुपीज का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हमारे करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि उतना ही पैसा देकर के मुझे ज्यादा डॉलर मिल रहा है। तो उस केस में हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ रहा है। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट। तो ये हमारे इंपोर्ट को क्या करेगा? बढ़ा देगा, क्योंकि आज उतना ही पैसे में अगर मुझे ज्यादा डॉलर मिल रहा है तो मैं वहां से ज्यादा सामान खरीद सकता हूं, क्योंकि मुझे बेसिकली 75 रुपीज देने पड़ते थे पहले $1 के लिए, आज केवल 65 देना है। तो उसी 75 में मैं ज्यादा सामान खरीद सकता हूँ, किसी फॉरेन कंट्री से मैं इंपोर्ट ज्यादा कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं करेंसी एप्रिसिएशन हमारे इंपोर्ट्स को इनक्रीज करते हैं। आई होप कि करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन क्लियर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो बेसिकली 3 तरह का होता है: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखो, सबसे पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है?
इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी करेंसी का एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट खुद ही सेट करती है, गवर्नमेंट खुद ही फिक्स करती है, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट क्यों सेट करती है, इसके पीछे पर्पस क्या होता है? तो द बेसिक पर्पस इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या होता है कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी बना रहे। अब स्टेबिलिटी बना रहे का मतलब क्या होता है कि सपोज कि इंडिया को जापान के साथ कोई ट्रेड करना है, अब इंडिया ने अपना गुड्स, अपना सैंपल जापान को आज दिखाया और जापान को वो सैंपल, वो गुड्स पसंद है, तो बेसिकली वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ 1 मंथ का टाइम लेना चाहते हैं। अब 1 मंथ में जो हमारा गुड्स का वैल्यू हो तो मार्केट में फ्लक्चुएट करेगा, या तो उसका वैल्यू बढ़ेगा या फिर उसका वैल्यू घटेगा। अब सॉरी, अब अगर उसका वैल्यू बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जापान वाले के लिए कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर अगर उसका वैल्यू घटता है तो हमारे लिए लॉस होगा, जापान वाले के लिए प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट लॉस है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि एक्सचेंज रेट सेट कर देती है कि अगर आप 1 मंथ के बाद भी ट्रेड करोगे तो भी आपको उसी रेट पे वो गुड्स मिलेगा जिस रेट पे आपने डील करा था। तो यहाँ पे ना तो हमारे कंट्री के लिए कोई प्रॉफिट लॉस होता है, ना सामने वाले कंट्री के लिए कोई प्रॉफिट लॉस होता है। तो फॉरेन ट्रेड में एक स्टेबिलिटी बना रहे, इसके लिए यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट खुद ही सेट करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज रेट जो होता है वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सेट होता है कि फॉरेन एक्सचेंज का अदर कंट्री में क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देयर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है, पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस पे ही छोड़ दिया जाता है कि भाई जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एक्सचेंज रेट सेट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है ना, एक बिल्कुल हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बेसिकली इट इज द मिक्सअप ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कंप्लीटली फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मिक्सअप होता है, एक हाइब्रिड फॉर्म है एक्सचेंज रेट सिस्टम का। तो इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी कि यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो सेट तो मार्केट फोर्सेस से ही होगा, यानी हम लोग पहले पूरा का पूरा चांस देते हैं कि एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई से सेट हो जाए, बट हमारा कभी कभी हमारा जो होता है एक टारगेट होता है कि बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है वो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं होगा। तो अगर 100 रुपीज से बहुत ज्यादा जा रहा है या 100 रुपीज से बहुत नीचे रह जा रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और अपने इन्फ्लुएंसेस के थ्रू कहीं ना कहीं उसका एक्सचेंज रेट सेट कर देगी। तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग पूरा का पूरा चांस देते हैं मार्केट फोर्सेस को उसको सेट हो जाए, अदरवाइज वहां पे गवर्नमेंट खुद आकर के एक एक्सचेंज रेट सेट कर देगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ऐसा क्यों होता है, देखो मार्केट में सबसे पहले अगर एक्सचेंज रेट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ रहा है। अब अगर डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग सप्लाई भी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वहां पे बेसिकली हमारा जो डिजायर वैल्यू है ना कि 100 रुपीज, कभी कभी उससे ज्यादा वैल्यू आने लगता है, कभी कभी उससे बहुत कम हो जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करती है और एक एक्सचेंज रेट सेट कर देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। द एम इज टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोजर टू इट्स डिजायर वैल्यू। इसका मेन एम क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट है वो डिजायर वैल्यू के बिल्कुल क्लोजर रखा जाए, कि ना उससे बहुत ज्यादा और ना उससे बहुत कम, बिल्कुल उसके आसपास ही रहे। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज अ डर्टी फ्लोटिंग, इसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, फर्स्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए, करेंसी डेप्रिसिएशन वर्सेस करेंसी एप्रिसिएशन एंड द टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब उसके बाद
एक टॉपिक बच गया है जो कि मैं करूंगा कल के वीडियो में, वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसके साथ ही साथ ये हमारा चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ ये यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो आप इसका नोट्स बना ही रहोगे, प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपके मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू।